तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y प्रोपोर्शनल x या y प्रोपोर्शनल माइनस x या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स माइनस सी एम एक्स माइनस सी एम एक्स माइनस एम एक्स, सबका वो ग्राफ बनाया था ना 5-6। फिर पैराबोला किसको बोलते हैं, y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, क्या होता है y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। 2-3 और है, फटाफट से देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाइपरबोला, हाइपरबोला कौन होता है, y प्रोपोर्शनल 1/x, कौन होता है y प्रोपोर्शनल। आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है 9th-10th में, ग्रेविटेशन नाम का कोई टॉपिक पढ़ा है, केपलर्स लॉ, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ वाला पार्ट हो गया था। अच्छा तो क्या पढ़ा था, न्यूटन लॉ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, माइनस g m1m2/r, हाँ u की वैल्यू माइनस g m1m2/r, ये पढ़ा था क्या। यहाँ u वर्सेस r का ग्राफ जो बनाना होगा, ठीक है अभी पढ़ोगे, ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले में u वर्सेस r का ग्राफ बनाना होगा, तो यही तो फॉर्मेट है ना, y प्रोपोर्शनल 1/x। तो y प्रोपोर्शनल 1/x का ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोलिक। इस बार नीट का पेपर देखो, पहला ही सवाल जो आया है ना वो ग्राफ पर है, पहला ही सवाल ग्राफ पर है। हाँ ऑनलाइन आंखों से देखना है, गूगल पे जाओ वहाँ नीट लिख दो, आंखों से दिख जाएगा क्वेश्चन, बहुत मिल जाते हैं, हर जगह है। अब देखो 4 सवाल आए हैं ग्राफ पे, और अगर आपने ये अभी जो लेक्चर्स हुए इनको ढंग से किया होगा तो 4 में से 2 सवाल तो अभी कर जाओगे बिना किसी फार्मूले के। तो बहुत बेसिक ग्राफ है, ग्राफ समझते चलो। हाइपरबोलिक ग्राफ ऐसा बनता है बच्चों कि ये x रहा, ये y रहा, ऐसा x और y की अलग अलग वैल्यू डाल के आप निकाल लोगे, मैं खाली बना दे रहा हूं, ऐसा होता है। या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये ग्राफ होता है। पैराबोला और हाइपरबोला में क्या डिफरेंस है आप देखो, पैराबोला हाइपरबोला में ये डिफरेंस है, जब 1/x का ग्राफ होगा ना तो ये थोड़ा ये कर्व जो है ना उसका स्टिफनेस देखो दूर से निकलेगा ये, और अगर ये हाइपरबोला है तो ऐसे दूर से निकला है। अगर ये पैराबोला होता ना तो ये ऐसे निकलता, देख पा रहे, अगर ओरिजिन के बहुत पास चला जा रहा है तो कौन सा ग्राफ है वो, पैराबोला। थोड़ा दूर से निकला तो कौन होगा, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। हाइपरबोला के बाद सर्कल, कैसे समझोगे आप ये सर्कुलर ग्राफ है। अगर आपको कहीं ऐसा इक्वेशन दिख जाए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वेयर a इज कांस्टेंट, जल्दी आ गए आप। अरे बाप रे, कहाँ जा रही हो, पासपोर्ट रिन्यू करवाना सर, बहुत जरूरी काम है वो। ऐसे ये सर्कल का ग्राफ है। सर्कल का ग्राफ कब बना, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर के। एक और ग्राफ होता है एलिप्स। एलिप्स का ग्राफ कैसा होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये ग्राफ ऐसा दिखता है। मुझे पता है भाई आप लोग गाली दे रहे होगे, पता, हाँ ना, देखो कोई कह रहा है कि क्या ही बताया दे रहा है, अभी ये सब तुम्हें दिखाता हूँ मैथ्स में काम कहाँ आता है। कोई तो बोला हाँ हाँ दे दे, ये ए होता है और ये बी। इस ए को बोलते हैं बेटा सेमी मेजर एक्सिस, और इस बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस।
ये मेजर और माइनर एक्सिस का काम कहाँ होता है, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ते हो ना, तो ग्रेविटेशन में जब केपलर्स लॉ पढ़ोगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो उसमें बोलते हैं कि सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे होते हैं और सन उनके फोकस पे रहता है। नहीं पढ़ा हो तो पढ़ोगे आगे। सन इज एट द ईदर फोकाई ऑफ द एलिप्स। अब उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होता है पेरीहीलियन और दूसरा होता है एफीहीलियन। वो पॉइंट्स किस पे डिसाइड करते हैं, वो पॉइंट डिसाइड करते हैं इसके सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस पे। जब वहाँ पढ़ाया जाएगा तो बताऊंगा मैं। इतने सारे और ग्राफ हैं। आपने कौन कौन से ग्राफ देखे? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देख लिया, पैराबोला का ग्राफ दो पहले हुआ था, हाइपरबोला का ग्राफ, सर्कल का ग्राफ, एलिप्स का ग्राफ। नीट 2016 में एक डायरेक्ट सवाल आया है, मैं आपको यहाँ पूछ लेता हूँ। ये सीधा सवाल पूछ रहा हूँ मैं। The x and y coordinate of the trajectory of motion of a particle is given by x is equal to a sin omega t and b is equal to y sin omega t। ठीक है, where omega is equal to constant, मतलब ओमेगा टी को यू कैन कंसिडर एज थीटा। थीटा जानते हो ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ओमेगा टी इज थीटा। अपने दिमाग में यही रखो, where omega is constant, the path of particle is will be। यही सवाल ही आया है डायरेक्ट। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स। चार ही ऑप्शन थे, मैंने 5 दिया है आपको। कैसा इक्वेशन होगा एक बार बताओ, क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है? स्ट्रेट लाइन का क्या कंडीशन है? y प्रोपोर्शनल x। y प्रोपोर्शनल x नहीं हो पाएगा क्योंकि साइन और कॉस दिया है। y प्रोपोर्शनल x तो नहीं हो सकता। पैराबोला क्या होता है? y प्रोपोर्शनल। बेटा अगर मैं x स्क्वायर करूं तो क्या y के साथ रिलेशन निकल पाएगा? क्या x में साइन है और y में कॉस है? नहीं हो सकता। तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं हुआ और पैराबोला भी नहीं हुआ, हाइपरबोला भी नहीं होगा। तो बचा क्या? या तो सर्कल होगा या फिर एलिप्स होगा। कैसे निकाले? सिंपल समझो, जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, ये और ये, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में, तो क्या करना चाहिए आपको? समझना चाहिए कि कुछ जुगाड़ लगाओ, इधर सर्कल बनेगा और एलिप्स बनेगा। क्योंकि हाँ, साइन साइन दे दिया क्या मैंने? तो गलती से लिख दिया। ठीक है, तो वो तो फिर ऐसा हो गया था कि अच्छा दोनों बी भी कर दिया, ए और बी किया है ना। हाँ, ए भी कर सकते हैं, बी भी नहीं। अब होगा या तो सर्कल या तो एलिप्स, क्योंकि y प्रोपोर्शनल x भी नहीं हो पा रहा है, x स्क्वायर भी नहीं हो पा रहा है, 1/x भी नहीं हो पा रहा है। करेक्ट? तो मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं? मैं देखूंगा कि अगर ये सर्कल होगा तो भी तो मुझे क्या चाहिए? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये एलिप्स हुआ तो भी क्या चाहिए? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं कि x की वैल्यू क्या दिया है? a साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 मान लिया। y की वैल्यू दिया है b कॉस ओमेगा टी, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब क्या? मैं इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दूं और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दूं। कर सकता हूं?
चलो बताओ 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यार अगर जो ए स्क्वायर और हाँ, जो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया है, अगर दोनों जगह ए स्क्वायर ही दिया होता तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते तुम्हारा काम बन जाता, लेकिन ए और बी अलग अलग दिया है, आप कॉमन नहीं ले पा रहे हो, तो सर्कल में भी ए आना चाहिए था, एलिप्स में भी 1 चाहिए, कॉमन तो ले ही नहीं पा रहे, मतलब यहाँ इसको आगे सॉल्वेबल नहीं है। मैं पहले देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना ये मन में कर पाओगे, ये ए और बी अलग हो गया तो ये से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पे सर्कल तो नहीं बन रहा है। अब मुझे एलिप्स बनाना है तो इसको 1 करना होगा, तो 1 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y बाई बी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। जरा आप स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और ये क्या होता है, 1 sin square। ये क्या एग्जैक्ट इक्वेशन मैच हो गया क्या, बोलो एग्जैक्ट इक्वेशन मैच हो गया तो आप बोलोगे दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हेंस द पाथ वुड बी एलिप्टिकल। नहीं समझा? क्या आपको क्या करना है, जो 5 इक्वेशंस पता है या आप जानते रहो, कभी भी x और y दिया हो और पूछे पाथ कैसा होगा तो आपको x और y में रिलेशन निकालना है। क्या करना है, अब जैसे मान लो वो रिलेशन दिया होता y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 तो आप बोलते हैं कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि mx प्लस c जैसा है। अगर यही मैं बोलता 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है तब ये पैराबोला बन जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सही है ना? हाँ बोलो, अरे देखो लिखा था ना पैराबोला में y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, और अगर ये ग्राफ ऐसा होता 2/x तो आप क्या बोलते, हाइपरबोला है। और अगर ये ऐसा वाला इक्वेशन बनता तो सर्कल, ऐसा इक्वेशन बन गया तो क्या ऐसा इक्वेशन बन गया है क्या, पक्का समझ में आया? तो ये पाथ कैसा हो गया, एलिप्स। ये नीट में पूछा सवाल है, बताओ क्या है। यही सवाल ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन एक ही है, ये लास्ट में लिखना है आपको। x की वैल्यू आपको a साइन ओमेगा टी देता और y की वैल्यू a कॉस ओमेगा टी देता और ऑप्शन सेम रखता, बोलता अब बताओ क्या होगा, अब सर्कल होगा। कैसे, साइन और कॉस आया तो याद रखना साइन और कॉस कभी भी क्या नहीं बन सकते, स्ट्रेट लाइन पैराबोला हाइपरबोला नहीं बन सकते। तो मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बच्चों अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या ये 1 होता है? क्या ये पूरा स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैच कर रहा है, हाँ या ना? तो क्या बन गया, ये सबको समझ में आ रहा है? तुम्हें समझा कुछ? ये नया टॉपिक है, पीछे से इसका कोई रिलेशन नहीं है, थोड़ा खाली वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आपको आना चाहिए, शायद 9th-10th में स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए हो। ठीक है, जरा ये छापो फिर आगे चलते हैं। तो भाई स्क्वायर किया ना, इसीलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया ना, एलिमिनेट हो गया ना। कोई भी वैल्यू लो के स्क्वायर करो, कोई भी वैल्यू ले लो, ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री ले लो, 30 डिग्री ले लो, नहीं हो सकता। अरे स्क्वायर के बिना नहीं होता, वो बात ही ऐसे बनाया गया कि स्क्वायर करके ही आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये जो ये पॉइंट्स आए हैं ये स्क्वायर करके ही आया है, उसी का एक पार्ट दिया हुआ था, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है। ये बनाया ही इससे गया है, पहले ये था, इससे ये कन्वर्ट किया जाता है। नहीं, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से करने के लिए ओमेगा तुम्हें थीटा की अलग अलग वैल्यूज देखोगे जब,
तो एक्स और वाई कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें वैल्यूज में चेंज मिलेगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो सेम आएंगे रेडियस में। तो थीटा अकेले 45 ही बराबर होगा। और कोई भी सर्कल बनता है तो उसमें तो मल्टीपल थीटा हो सकते हैं ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो तुम्हें कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलता है पता है? जैसे तुम इस पॉइंट पे पहुंच गए, इस इक्वेशन से जो मिलेगा, तुम इस पॉइंट पे अगर पहुंचे हो तो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है? तो इस पॉइंट पे ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो जो तुम्हें वो इक्वेशन मिल रहा है वो इस पाथ पे चल रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल रहा है। उसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a,0। x और y हमेशा बराबर नहीं हो, कोऑर्डिनेट्स दे रहा है x और y। a इज द रेडियस। ठीक है, समझा तो मैं नहीं समझा अभी? एक्सिस जो लोग लिख चुके हैं ना, जरा बताएं इसका ग्राफ कैसा होगा, दिमाग लगा के बनाना। मैं बनवाऊंगा मैं भी, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा लो। v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v वर्सेस x का ग्राफ बताना है। कुछ भी हो, v एक नंबर है, जैसे y वैसे भी। कौन बोला? अभी मैं निकाल दूंगा शायद, पहले सॉल्व कर उसको अच्छे से। एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो v वर्सेज x का ग्राफ पूछा है तो नंबर नहीं होगा ना। v और x दो एक्सिस है इसमें। आओ देखते हैं कैसे बनेगा। और v क्या होता है? ये ना एलिप्स आ गया ना। हाँ, आपको क्या करना है, इक्वेशन पे जाना है। सबसे पहले रूट तो हटा देना है। सबसे पहला काम क्या है? अगर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसके किसके बीच में ग्राफ चाहिए आपको? v वर्सेज x। तो v और x को एक साइड करना पड़ेगा। एक साइड कैसे करूं? क्या मैं ऐसे लिख दूं v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v और x को एक साइड लाओ तो क्या ये ऐसे बनेगा यार? लेकिन अभी समस्या क्या है पता है? मैं यहाँ पर v और x का ग्राफ पूछा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये x हुआ और ये क्या हो गया? v। y एक्सिस को v मान रहा हूँ। अगर ये सर्कल होता तो ये बनता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ क्या अपॉन में भी कुछ आ गया है? ये y जो y का काम v कर रहा है, क्या ये अकेले है कि ये किसी लोगों के साथ में है? साथ में है, तो सर्कल नहीं होगा। सर्कल में वो y एक्सिस इंडिपेंडेंट होता है। देखो सर्कल का क्या इक्वेशन होता है? x और y के साथ कोई और चिपका हुआ नहीं होगा, इसमें एक चिपक गया है तो सर्कल नहीं हो सकता। अब सर्कल नहीं होगा तो मुझे पता है कि यहाँ a नहीं, यहाँ कुछ और चाहिए। 1 करना है। यहाँ 1 कैसे कर दूं बताओ? क्या मैं a स्क्वायर को इधर ले आ दूं? अरे यार, इट लुक्स लाइक एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है कि नहीं? इसका मतलब एक ऐसा ग्राफ है एलिप्स का। यहाँ a का काम कौन कर रहा है इस इक्वेशन में? a का काम a कर रहा है, कैपिटल A। b का काम कौन कर रहा है? ओमेगा ए। मतलब जो मेरा ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, और ये जो लाइन होगी ये a कहलाएगी, और ये जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगी? ओमेगा ए। समझा क्या ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ अलग करना है कि खाली प्लस ही माइनस करके वो इक्वेशन को मैच करने का काम करना है? बस दिस वॉज द आइडिया ऑफ ग्राफ। इतने ग्राफ याद रखना है। तो ऐसे 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 क्यों कर रहा है? तू किनारे बैठना है यार दोस्त।
मैं चुप ही तो बैठा हूँ क्या तो मजा आएगा ना, किनारे बैठो। नहीं चलो, तो ये तुम्हारा हुआ बेसिक आइडिया ऑफ ग्राफ की ग्राफ में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, एलिप्स का, सर्कल का, या फिर जो भी ग्राफ पढ़े अभी तक। अब हेडिंग बनाइए, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ग्राफ। कोई भी ग्राफ दिया हो तो उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, वही समझना है। हम कैलकुलस की तरफ बढ़ रहे हैं अब, बिल्कुल नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक सबके लिए। पेन पेपर बंद करिए, इधर देखिए खाली। आज के बाद तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी ग्राफ होंगे, तुम ग्राफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, ग्राफ तुम्हें और आसान लगेगा, बल्कि ग्राफ पहले से आसान होता है, खाली हम उसकी डेटा को निकाल नहीं पाते, इसलिए ग्राफ हमें थोड़ा सा टफ लगता है। देखो ग्राफ से कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस दिया है और ये आपका वाई एक्सिस है, एक कोई रैंडम सा ग्राफ बना दिया मैंने, कुछ भी मैंने ऐसा एक ग्राफ बना दिया, कुछ भी बना दिया, ऐसे मेरी मर्जी थी, मेरे को कुछ भी सांप को बनाना था, मैंने बना दिया सब। वस्तु तो नहीं आएगी अभी, आएंगे तो ऐसा। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ इस ग्राफ से क्या क्या जानकारी ले सकते हो, तो आप बिना देखे, बिना मतलब देखना तो पड़ेगा, बिना सोचे, बिना पेन उठाए आप क्या बता सकते हो। आपको बिना सोचे ये बता सकते हो कि x की वैल्यू 2 रही होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। किधर दी है सर, कोई वैल्यू नहीं दी है। ग्राफ होगा तो दिया रहेगा ना, वहाँ पे दो ना सर, तो कुछ क्लैरिटी आएगा। मंद बुद्धि में ग्राफ नहीं बनवा रहा हूँ, तुम्हें डेटा नहीं पूछ रहा हूँ जो क्या क्या कर सकते हो। तो अगर यहाँ x की कोई वैल्यू दी होगी, क्या उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल पाओगे। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन बिना पेन चलाए आपको क्या मिल सकता है, द वैल्यू ऑफ y एट एनी वैल्यू ऑफ x। अगर मान लो ये ग्राफ मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ होता, यहाँ पोजीशन होता, यहाँ पे टाइम होता, तो पहला इंफॉर्मेशन क्या मिल जाता आपको, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t। क्या मिल जाता, क्या मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो ये मिल जाता, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t मिल जाता। अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता तो क्या मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t मिल जाता। अगर ये वेलोसिटी और ये पोजीशन होता तो क्या किसी भी पोजीशन पर मैं वेलोसिटी निकाल पाता। तो मतलब पहला जो इंफॉर्मेशन है जिसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट क्या था, हमें क्या करना चाहिए, ग्राफ देखना चाहिए, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या मैं वाई एक्सिस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ बोलो, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू निकाल दूंगा मैं, वाई एक्सिस की। बराबर है, सब क्लियर सबके लिए। अरे हाँ बोलो, हाँ से बोला करो, सोया मत करो, सबको बोलना है। ये हाँ बोलने का क्या रीजन है पता है, साइंस कहता है 50, हाँ साइंस कहता है 50 मिनट अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे ना तो आप सो जाएंगे। आप मत सो, इसलिए बीच में हाँ हूँ करते रहा करिए। दूसरा क्या काम करना, हाँ हूँ ऐसा नहीं कि पागलों की तरह बैठे हाँ हूँ, मैं पूछूंगा तुमसे कि यहाँ कब हाँ बोलना है, नहीं तो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तुम हाँ हूँ किए जा रहे हो। तो पहले तो मुझे किसी भी एक्स पर क्या मिल जाएगा, वाई। दूसरा जो अब हम जो काम करने वाले हैं वो करेंगे, सबसे पहले मुझे टेंजेंट बनाना होता है और उसका स्लोप लिखना होता है। कोई भी ग्राफ मिल जाए, कोई भी सेट ऑफ ग्राफ, आपको यही काम करना है। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट,
एक लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मान लो ये वाला है पॉइंट, ये क्या कहलाएगा आपका टेंजेंट। इसका स्लोप लिखने का तरीका बताया था लास्ट लेक्चर में, ऐसे एक लाइन बना देते हैं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा ले लेते हैं, कराया था ना ये। तो ये tan थीटा इज द स्लोप। ये tan थीटा बच्चों तुम्हें क्या देगा याद रहे, अभी खाली तुम्हें लिख लेना है, मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में 5-10 मिनट में। इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वैल्यू देगा वो है। दूसरा काम क्या करते हैं, मतलब नेक्स्ट काम स्लोप ऑफ सेकेंड निकालते हैं। सेकेंड क्या होता है बताया था लास्ट लेक्चर में ये भी, हाँ, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट कौन कौन से, मान लो कहीं भी ले लो, मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये वाला पॉइंट, मान लो ये x1 है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी y1। और कहीं भी ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया, ये मेरा x2 है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू कितनी हो गई y2। ये इसका सेकेंड हो गया। इसका स्लोप लिखोगे तो फिर से ये वाला एक्सिस, थीटा डैश बोल दिया इसको मैंने, क्या बोल दिया। तो जो स्लोप ऑफ सेकेंड है जिसको मैं बोल रहा हूँ tan थीटा डैश, ये आपको क्या देगा, हमेशा कोई भी केस होगा ये एवरेज वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा ये। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये जो सेकेंड बना है ना, इस एरिया को कवर कर लो, मतलब इसका एरिया निकाल दो। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये देखो एक ट्रेपेजियम बन रहा है, दिख रहा है ना, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दोगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको कुछ ना कुछ तो देके जाएगा, इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। और एक और चीज होती है जिसको अभी आप लिख दो, थोड़ी देर में समझ पाओगे, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव आपको क्या देगा, वैल्यू तो नहीं देता, उसके साइन को बताता है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। कोई भी ग्राफ मिले, अभी बोलोगे मैं कुछ बोला ही नहीं, मच्छरों कितना भनभना ले रहे हो। अरे वो बुला रहा है, मैं क्या करूं। कौन बुला रहा है। पता नहीं, दोनों में पीछे में से कोई भी ऐसे गया फिर चला गया। चला गया, जादू था। तो कोई भी ग्राफ, भाई साहब तुम लोग बच्चे नहीं रह गए हो। तो अगर दोनों में तुम जो देख रहे हो ना, कोई भी ग्राफ मिल जाए दुनिया का, उसमें यही 5 काम करना है, छठा काम कुछ है नहीं। पहला काम क्या है, देखते ही बताओ कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग वर्टिकल वैल्यू कितनी है। दूसरा, आप टेंजेंट बना के इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले सकते हो। आप सेकेंड बना के एवरेज वैल्यू ले सकते हो। आप एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हो। आप डबल डेरिवेटिव कर सकते हो। यही इतना काम करना है। और नाउ इट इज नॉट कि 100% ट्रू कि हमेशा तुम्हें ये 5 के 5 जो है ना वो एक मीनिंगफुल डेटा देंगे। हो सकता है एरिया अंडर कर्व कुछ दे ही ना रहा हो तुम्हें, तो तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा काम है कि तुम चेक करो सबको एरिया अंडर कर्व। अगर कोई डेटा मीनिंगफुल मिला तो अच्छी बात है, नहीं मीनिंगफुल मिला तो छोड़ देना, बुरी बात नहीं है, छोड़ के आगे बढ़ जाना है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एरिया अंडर कर्व करोगे तो मान लो ये पोजीशन होता और ये टाइम होता, तो एरिया अंडर कर्व करते तो इसका एरिया ट्रेपेजियम का क्या लिखते, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो x1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो t2 माइनस t1। डिस्टेंस इंटू स्पीड तो कुछ होता ही नहीं है ना, होता है क्या, x1 प्लस x2 है क्या डिस्टेंस।
x1 से चेंज इन पोजिशन मतलब डिस्टेंस हुआ ना, x1 प्लस x2, डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो आपको बोलता है ये वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम, तो क्या बनता डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको क्या रहेगा डिस्टेंस, अब वही डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों देता है क्योंकि वो डेटा का खाली कर्व ऊपर और नीचे का फर्क होता है, नेगेटिव नहीं होता स्पीड इसलिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ आपको कुछ नहीं दिया। अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता तो क्या बनता, एक्सेलरेशन इनटू टाइम चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ डेटा मिल गया। हो सकता है एरिया अंडर कर्व कहीं आपको मीनिंगफुल रिजल्ट दे और कहीं पर आपको मीनिंगफुल रिजल्ट ना दे, तो आप चेक कर लेना। अगर डेटा दे रहा है रिजल्ट तो आपको एक डेटा मिल गया, नहीं दे रहा है तो भाड़ में गया, आगे निकल जाएंगे। और टेंजेंट अगर रिजल्ट नहीं दिया तो सेकेंड भी नहीं देगा, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू टेंजेंट देगा वही वैल्यू कौन देगा सेकेंड। डबल डेरिवेटिव भी क्या है 10-15 मिनट आधे घंटे बाद समझ जाओगे। क्या ये 5 ऑपरेशन समझ में आया? इसमें एक वर्ड लिखा है इंस्टेंट, बताया क्या कभी तुम लोगों को? नहीं बताया। इंस्टेंटेनियस का मतलब हर जगह की वैल्यू चेंज होगी ना। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी, मतलब कोई भी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। प्रैक्टिकली ये कहाँ तक पॉसिबल है? मैं बहुत डिटेल में घुस रहा हूँ, तुम्हें पढ़ना है ना डिटेल में, एकदम डेप्थ में चलना है ना, ताकि तुम्हें मज़ा आ जाए क्लैरिटी के साथ। तो सुनो, प्रैक्टिकली क्या किसी इंस्टेंट पे आप स्पीड लिख सकते हैं? स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ पाथ traveled by a moving object, length of path traveled by a moving object। अगर एक इंस्टेंट पे लेट से मैं 9 बजे की बात कर रहा हूं, तो 9 बजे मेरी एक ही पोजीशन होगी कि मल्टीपल पोजीशन हो जाएगी? एक टाइम पे एक ही पोजीशन होगी, मल्टीपल पोजीशन खाली भगवान की हो सकती है बस। आप एक टाइम पे एक ही जगह रह सकते हो ना, तो 9 बजे तो मेरी एक ही पोजीशन है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है मुझे, सॉरी डिस्टेंस के लिए क्या करना है, चेंज इन पोजीशन चाहिए। तो 9 बजे तो मैं अपनी स्पीड बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक टाइम पर चेंज इन पोजीशन निकाल ही नहीं पाऊंगा। चेंज इन पोजीशन के लिए मुझे 2 टाइम चाहिए ना, तो मैं 9 इंस्टेंटेनियस का मतलब ही मुझे समझ नहीं आया। फिर से सोचो, सवाल समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड? एवरेज स्पीड ऑफ बहुत शॉर्ट टाइम। हाँ, एवरेज स्पीड ऑफ बहुत शॉर्ट टाइम, ये सही है। इंस्टेंटेनियस का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि किसी एक इंस्टेंट पे बताना है। यहीं से आप ये भी बोल सकते हो कि टेंजेंट ड्रॉ करना ही पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट ड्रॉ अ टेंजेंट। जो ये तुम्हें टेंजेंट दिख रहा है ना, मैंने एक सर्कल लिया, इस पॉइंट पे मैंने ये टेंजेंट बना दिया, आपको ये टेंजेंट दिखा। जब मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखना चालू कर दूं, मतलब इसके साइज को मैं 2000 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो ये जो एक पॉइंट दिख रहा है ना जहां से वो जा रहा है, वो एक पॉइंट दिखेगा कि कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिखेंगे? तो एक्चुअली इट्स अ सेकेंड ओनली, बट द सेपरेशन बिटवीन दोस 2 पॉइंट जहां से आप सेकेंड बना रहे थे, वो सेपरेशन बहुत कम है। हाँ या ना? तो टेंजेंट बेसिकली सेकेंड से ही बनाया गया है। अगर आपसे कोई बोलता है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट एवरेज इन वेरी स्मॉल इंटरवल। क्या होता है ये?
अब जैसे मैं आपसे पूछता व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आप बोलते सर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए ही, किसका नाम ले लूँ, चलो जीत का ही नाम लेता हूँ। जीत तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? मुंबई है? अच्छा चलो गुजरात। चलो ये जीत है यहाँ पे, इस जगह पे, ये गुजरात में बैठा हुआ है। स्पेलिंग सही है तुम्हारा? जीत नहीं है, हाँ। ये जीत जीत टी आएगा। टी वो एल लिखा है। कहाँ एल है? वो टी है। हाँ, टी है। अब वो टी था यार, इतना क्या है यार, गुजरात में बैठे हो, जीजे नंबर प्लेट के साथ है ये। यहाँ हम लोग बैठे मलाड में, बहुत सारे, कितना डिस्टेंस है? अहमदाबाद में बैठे हो, चलो कुछ और भी प्रिसाइज कर देते हैं, अहमदाबाद में हो तुम, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर मान लेते हैं। अब ऐसा 242.5 किलोमीटर है, 240 मान लो। उसकी शादी हो रही है अहमदाबाद में, और वो तुम सबको बुलाया है। मेरे को भी नहीं पता है, सबको बुलाया बोल रहे थे। किसी से हो रही होगी, तुम्हें क्यों इंटरेस्टेड हो तुम जानने में? सबको बुलाया तो पता नहीं थी किसके साथ शादी हो रही है। शादी हो रही है उसकी, वो सीक्रेट रख रहा है, तुम्हें नहीं बताएगा, तुम्हें नहीं बताएगा, तुम धोखेबाज आदमी हो। चलो आ जाओ, तुम नहीं बताया, वो हम सबको बुलाया, और तुम लोगों को फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, किधर रह गए, किधर रह गए, आए नहीं आए नहीं। अच्छा तुम सब जा रहे थे, मैं भी पीछे से चल दिया तुम्हारे साथ, ठीक है। हम लोग 7 बजे यहाँ से निकलते हैं, सुबह 7 बजे, और निकलते ही उसको फ़ोन कर देते हैं कि हम निकल चुके हैं, और अच्छी खासी स्पीड में गए। 11 बजे अपन यहाँ पहुँच गए, वो तुम हाँ ट्रेन ही हूँ मैं, चलो ट्रेन लेके चल रहा था। तो अब हम पहुँच गए 11 बजे, 11 बजे पहुँचते ही बहुत खुश था, शादी भी हो रही है, दोस्त भी पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश था ये। लेकिन हमने क्या कर दिया, पहुँचते ही जीत को पकड़ लिया। मैंने कहा जीत बता मेरी 9 बजे क्या स्पीड रही होगी, मैं चल रहा हूँ। 9 बजे मैं रुका नहीं था, मैं चल रहा हूँ। 9 बजे मेरी स्पीड। तो जीत ने क्या किया, जीत ने बोला कि अरे सर बस इतनी सी बात पूछ लिए, थोड़ा दिमागदार तो है ही, अलग बात है अलग डायरेक्शन में लगा दे रहा है, दिमागदार तो है ही। उसने बोला बताता हूँ ना, 7 बजे निकले थे, 11 बजे पहुँच गए, 4 घंटे लगे आपको, 240 चल रहे हो आप, तो आपकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। कितने बजे? ये जो जीत ने 9 बजे की स्पीड बताई है, क्या ये एक्यूरेट स्पीड है मेरी? जीत ने क्या कैलकुलेट किया पता है? एवरेज स्पीड। जीत ने ये कैलकुलेट किया कि जब मैं गाड़ी चालू किया, जब तुमने उसको फ़ोन किया तो मैं चालू करते ही 60 की स्पीड में चालू किया, फिर सिग्नल आया तो भी 60, टर्न आया तो भी 60, कोई बिल्डिंग आ गई तो भी 60, सामने ये आ गया तो भी 60, हाँ कुछ भी हुआ मैं 60 मेंटेन किया हूँ। क्या ये पॉसिबल है? तो इसने कौन सी स्पीड बताई? एवरेज। शादी से 2 थप्पड़ खाया बेचारा, थप्पड़ खा के फिर चला गया। फिर बाकी लोग खुश हो रहे थे, बाकी लोगों को भी पकड़ लिया मैंने, ABCD 4 लोगों को पकड़ा। तो एक से मैंने पूछा तू बता, तो ए ने क्या बताया, सर मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का सा कि अपन 9 बजे से लेकर के 9:01 तक, 1 मिनट में मुझे याद आ रहा है कि हम लोग 300 मीटर चल चुके थे। ट्रैफिक था 300 मीटर ही चले, ट्रैफिक नहीं था, 300 मीटर चल गए 1 मिनट में। तो मैंने कहा अच्छा तो चल बता स्पीड क्या होगी। तो इसने बोला कि स्पीड आप निकाल लो। मैं कहा नहीं तुम बताओ। तो इसने बोला कि 300 मीटर है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 300 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो,
तो 1/60। तो इसने कहा कि ये लोग 3 तो काट दिए, अपनी स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर। जीत ने क्या बताया था? 60 किलोमीटर पर आवर 9 बजे। जीत के हिसाब से 7 बजे से लेके 11 बजे तक ना, रास्ते में तुम्हें चाय पीने का मन किया तो भी तुम 60 की स्पीड में चलते चलते चाय पिए। तुम्हें कुछ भगवान का संकेत आया, तुम्हें रुकना पड़ा, उसके लिए तुम चलते चलते ही सब निपट रहे हो, कहीं रुक नहीं रहे हो। तो तुम जीत का तो ये बिल्कुल गलत था। अगर जीत और ए में किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है? ए ने बता दिया कि आपकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर। आपने बोला सर ये इंस्टेंटेनियस है। मैंने बोला वेरी गुड, ये इंस्टेंटेनियस है। एक्चुअली इसने निकाला क्या है, जीत का जो एवरेज टाइम था ना, वो 4 घंटे का एवरेज निकाला था। इसने कितने का एवरेज निकाला? 1 मिनट का एवरेज निकाला, 1 घंटे का नहीं। कितनी देर का एवरेज है ये? 1 मिनट का। अब मैं बी के पास गया तो बी ने कहा कि 9 बजे से ले करके, मुझे याद आ रहा है 9 बज के 1 सेकेंड, मिनट जो भी है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में हम लोग 50 मीटर चल चुके थे। कितना चल लिए थे? 1 मिनट में 300 लो, अरे कोई बात नहीं, मरो मत, लो 10 मीटर चल लिए थे। गोली की रफ्तार में चल रहे हैं, क्या करोगे? मेरी गाड़ी 400 में चल रही थी, अब बताओ 10 मीटर चले। यार समझा रहा हूँ तुम्हें, रियलिस्टिक डेटा नहीं लेना है कि सर भी मैं ले लूँगा यहाँ पे कि हम लोग चले थे 0.001 मीटर। तो करो कैलकुलेट उसको बैठ के, तो मर जाओगे कैलकुलेट करते हुए, इसलिए ये ले रहा हूँ। तो 10 मीटर चल लिए। इसके हिसाब से मेरी क्या स्पीड होगी? 10/1000। और 1 सेकेंड में ना, तो 1 × 3600। तो ये 3 जीरो तो मर गया ना। मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी थी जो 360 में जाई। तो इसने बताया कि 36 किलोमीटर, 36 होगा, वही 36 हो रहा है। अच्छा, तो बहुत छोटी गाड़ी थी। मैं 36 की स्पीड में चला। अब 9 बजे की स्पीड के लिए अब कौन ज्यादा एक्यूरेट है? बी। बी ने क्या निकाला है? एवरेज ही निकाला है, लेकिन कितनी देर का एवरेज है? 1 सेकेंड का। कितनी देर का एवरेज है? अब ना एक बंदा आया, उसने कहा सर ये सब झंझट छोड़ते, मैं एक काम करता हूँ, ये झंझट छोड़ देते हैं, अपन ये निकालते हैं कि 9 बजे को मैं 0 बोल देता हूँ। 0 मतलब वहीं से ऑब्जर्वेशन का मैंने टाइम स्टार्ट किया है, यहाँ से ले करके 0.00000000000000001 इतने कम टाइम में मैं डेल्टा एक्स चला हूं। कितना चले थे हम लोग? कितना चले थे? तो मैंने कहा तू बता स्पीड क्या है? तो उसने कहा सिंपल, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब इसने भी क्या निकाला है? एवरेज निकाला है, लेकिन कितनी देर में एवरेज निकाला है? 0.0000000000001 स्वाहा भी बोल दो। तो इतने कम टाइम में तो एवरेज ही है। तो अब इन सब में कौन ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा? 9 बजे के, जिसका एवरेज टाइम बहुत कम होगा। टाइम इंटरवल कम किसका है? सी का। तो मैंने सी को एक चॉकलेट खिलाया, ए और बी को थप्पड़ मार के भगा दिया जीत के साथ। तो ये जो है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है बच्चों। अब होता क्या है ना, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो T2 माइनस T1 को आप 0 बोल दोगे, लेकिन क्या अगर मैं इसको T1 बोलूं, इसको T2 बोलूं, तो क्या T2 माइनस T1 यहाँ पे 0 है? T2 माइनस T1 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत पास तो है ना। ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ऐसी वैल्यू को बोलते हैं टी डेल्टा टी विच इज T2 माइनस T1 इज अप्रोचेस टूवर्ड्स 0। क्या होता है? इसका मतलब है कि 0 तो नहीं है ये, लेकिन 0 के बहुत पास है। क्या है? 0 के बहुत पास। अगर ये 0 हो गया होता तब तो झंझट ही खत्म थी, स्पीड 0 हो जाती ना अपनी। अगर ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये लफड़ा क्रिएट कर रहा है।
ये जो लफड़ा कर रहा है इसी लफड़े को सॉल्व करने के लिए, मतलब जब कोई भी वैल्यू जीरो ना हो लेकिन जीरो को अप्रोच भी करने लगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? तो कैलकुलस क्यों है समझ में आ रहा है? ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा अपने को? कैलकुलस का। तो आइए अब मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको समझाता हूं कि क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसको अपन बोलेंगे कैलकुलस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या कहता है? इट मीन्स एवरेज इन स्मॉल इंटरवल, बराबर। अब जैसे यहां पर ऐसे ये जो अपना बना हुआ है एक पॉइंट मैंने यहां लिया, सुनना ध्यान से समझ में आ जाएगा। ये हमारा x1 है, उसके करेस्पॉन्डिंग ये y1 है और ये अपना x2 है, इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ कौन है? y2, करेक्ट। अगर मैं इसका स्लोप लिखूं बच्चों, हाँ तो बच्चों देखो इसका स्लोप ये आएगा थीटा। जरा बोलो स्लोप क्या लिखा जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू ये वाली लाइन, ये कितना होगा? y2 माइनस y1, और ये कितना? तो क्या tan थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बराबर। tan थीटा क्या हुआ? y2 माइनस y1 अपॉन, क्या मैं ऐसे लिखूं? tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा साइन क्या होता था पता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसे बकवास कर रहा हूँ, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ? बकवास नहीं है। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलस चालू कर देता जो लोग करते हैं, लेकिन मुझे समझाना था कि होता क्या है। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब इसके आगे मैं अगर ऐसा बोल दूँ कि इफ़ डेल्टा एक्स और ये एरो बना के जीरो, इसका मतलब क्या है? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि ये भाई साहब जीरो है नहीं, इनको जीरो मानना भी नहीं है। ये जीरो है नहीं एक्चुअली, लेकिन जीरो के बहुत पास है। इतना पास है कि जीरो लिखने में हमारी 10-20 पीढ़ियाँ खत्म हो जाए, इतना पास है ये, तो बहुत छोटे। तो अगर ऐसा कहीं बन जाता है ना अप्रोचेस टू जीरो वाले क्वेश्चंस, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? लिमिट। और जो अप्रोचेस टू जीरो है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। मैंने क्या किया? डेल्टा एक्स ही जीरो को अप्रोच कर रहा था ना, तो मैंने क्या किया कि अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो मैं लिमिट लिख के डेल्टा एक्स ऐसा लिख दूंगा और ब्रैकेट में वही, ये आगे जाके बन जाता है। इस लिमिट का काम होता है डेल्टा को d में कन्वर्ट कर देना, dy बाई डी एक्स। और ये dy बाई डी एक्स को सॉल्व करने के लिए कैलकुलस को यूज करना पड़ता है। इसके लिए टूल है, टूल मैथ्स पार्ट है। क्यों? तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल में न्यूटन ने लिख दी थी पूरी बुक कैलकुलस की। और तुम हो तो तुम भी कुछ हो। तुम्हारा भी नाम वैसे क्या नाम था तुम्हारा? भूल गया यार मैं। क्या नाम था इसका? शाश्वत। अच्छा शाश्वत नाम है। तो ऐसा तुम्हें भी आज के 100 साल बाद कोई पढ़ेंगे 15 साल के उन्होंने शाश्वत ने ये कांड कर दिया था, 2 लोगों को मार डाला था, 2 लोगों को पागल कर दिया था। क्या तुम्हें इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आया? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? व्हाट इज इट? एवरेज इन वेरी स्मॉल इंटरवल। और वो इंटरवल कैसे लिखते हैं? इंटरवल का मतलब ये होता है, पहले मैंने एवरेज लिख लिया, डेनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो डेल्टा वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डी। और इसको फर्दर सॉल्विंग के लिए हमें एक नए टूल की जरूरत पड़ती है जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे बेसिक मैथ्स का, कैलकुलस। हाँ
आगे आगे बता रहा हूँ, बताना है। डी वाले डी एक साइन होता है डिफरेंशिएशन का, वो मुझे कभी आगे वही करवाना है, कैलकुलस वही है पूरा। नहीं कर सकता। तो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस बहुत बड़ा पार्ट है, हमें हालांकि छोटा ही पार्ट पढ़ना है। जो फार्मूले हैं वो आपको समझते हुए उनका एप्लीकेशन आना चाहिए आपको। देखो कैलकुलस भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट कैलकुलस का है डिफरेंशिएशन, और दूसरा पार्ट कौन सा है? इंटीग्रेशन। हवा इधर आ रही है। किधर आ रही है? तो क्या कह रहे हैं, हवा खा जाए? फ्लैप ऊपर कर सकते हो तो कर दो। मैं पहुंचूंगा नहीं ना वहां। अरे बस तेरा यार पहुंच जाएगा। जा जा टक्कर से जैकेट पहन के आना। आप आधे घंटे काम चला लो, बहुत तेज ठंडी लग रही है। थोड़ी देर बंद ही कर दूं? अरे वो देखो मर जाएगी बेचारी ठंडी में। सब बंद कर दो, फैन, एसी, लाइट, सो जाए। तो बस अब थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। कैलकुलस के दो पार्ट, एक पार्ट है डिफरेंशिएशन और एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। को कब इस्तेमाल करते हैं? जब बड़े पार्ट में से बहुत बड़ी वैल्यू दी है उसमें से छोटी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। बड़े पार्ट में से छोटे पार्ट को कैलकुलेट करना है तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। टू गेट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द लार्ज वन, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंशिएशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एकदम सिंपल तरीके से समझोगे तो डिवीजन पढ़ते हो ना। जैसे आपसे कोई पूछे 36/3 तो आप क्या बोलते हो? 12 बोलते हो ना। ऐसे ही कोई आपसे पूछे y/x तो आप नहीं बता पाओगे। इस y/x को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में dy/dx बन गया था। बताओ आएगा ना? क्या करेंगे वही तो सीखना है। तो इट इज अ टूल ऑफ डिवीजन। बेसिकली इट इज अ टूल ऑफ डिवाइड करने के काम आता है। और इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका उल्टा। जैसे मान लो क्या ये था कि ऐसे बहुत बड़ी एक रॉड है, बहुत ज़्यादा लेंथ की रॉड है, उसमें से इतने छोटे से पार्ट की लेंथ जो चाहिए होगी इसको अपन बोलेंगे dl, और इस बहुत बड़े पार्ट में से इस छोटे से पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? डिफरेंशिएशन। क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये dl, ये dl, ऐसे बहुत सारे dl है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ dl है। ऐसे इन सबको जोड़ करके एक बड़ा पार्ट बनाना हो, dl 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 को जोड़ोगे तो ऐसे l लेंथ बन सकता है ना। इसको जोड़ के मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके बड़ा पार्ट बनाना हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली द टूल ऑफ समेशन, और ये क्या है? टू गेट द लार्जर वैल्यू या बिगर वैल्यू, जो भी लिखना चाहो, बाय कंबाइनिंग the smaller one. It is a tool of algebraic summation. वर्ड याद रखना,
कैसा टूल है ये? अलजेब्रिक समेशन का क्या मतलब होता है? वेक्टर पढ़ा आपने ना? आप वेक्टर क्वांटिटीज जहां पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होगी वहां पे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मेन इसका आप इस्तेमाल करेंगे जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना सीखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, या ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना सीखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जब फील्ड पढ़ते हो ना तो उस टाइम पे फील्ड कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। तो जब क्वांटिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है उस जगह पे आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आपको इंटीग्रेट करने के पहले क्या करना होगा? सबको एक डायरेक्शन में लाना होगा। अलजेब्रिक समेशन इस्तेमाल करने का मतलब है कि ऑल या तो डायरेक्शन मैटर ही ना करे, और अगर डायरेक्शन मैटर कर रहा है तो एक डायरेक्शन वाले को जोड़ना हो तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन में उनको इंटीग्रेट कर पाओगे। अलग अलग डायरेक्शन वाले को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं इंटीग्रेशन में। और एक डायरेक्शन में करने के लिए आप वेक्टर्स पढ़ रहे हो, वहाँ पे कंपोनेंट निकालना सीख लिया, वो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट निकालते हैं वो हम बेसिकली सबको एक डायरेक्शन में करने का काम ही कर रहे होते हैं। तो याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं, स्केलर है तो आंख बंद करके कर दो, लेकिन वेक्टर है तो आप आंख बंद करके डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। पहले उनका डायरेक्शन देखना होगा, उसके बाद ही आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो बेसिकली कैलकुलस में यही पार्ट है, यही सीखना है आपको कि छोटी छोटी वैल्यूज़ को, छोटे छोटे इनफाइनाइट वैल्यूज़ को जोड़ के एक बड़ी वैल्यू कैसे बनाई जाती है, या एक बहुत बड़ी वैल्यू में से छोटे छोटे मतलब इनफाइनाइट सिमल स्मॉल टुकड़े को कैलकुलेट करना हो, बहुत ही छोटे टुकड़े को कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप कहाँ पढ़ने वाले हैं? कैलकुलस में। कहाँ पर पढ़ोगे? तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो था, एक्चुअली वो जीरो तो था नहीं लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा था। इट मीन्स दैट वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल। तो उस छोटे से वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसको इस्तेमाल करना होगा? कैलकुलस को। कैलकुलस के भी दो पार्ट हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। अब डिमांड के हिसाब से हम कभी डिफरेंशिएट करेंगे और कभी इंटीग्रेट करेंगे, वही अपने को पढ़ना है। क्या तुम्हें कैलकुलस का इंट्रोडक्शन समझ में आया है? छापिए फिर आगे बढ़े। छापना बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें अभी भी ठंडी लग रही है? बंद कर दिया तब भी। बेटा कल से जैकेट पहन के आना, एक आध कंबल लेके आना। तो सर वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट वाला था वो कौन सा? मैथ ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वो भी कैलकुलस है ना? मैथ ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा? वो भी कैलकुलस ही है। कौन सा फॉलिंग ऑब्जेक्ट? कोई भी फॉलिंग। जरूरी थोड़ी है कि सारे में कैलकुलस ही लगे। कैलकुलस तो एक टूल है ना, जहाँ पर भी वेरिएबल्स वैल्यू है उनको सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलस यूज करते हैं। सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसका तो इंटीग्रेशन फिर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, उसका तो डायरेक्शन बदलता ही रहेगा। लेकिन जब भी बदल रहा होगा हाफ पार्ट तक, उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स में होगा, एक वाई में होगा। तो हाफ पार्ट में एक बार इंटीग्रेट कर पाओगे, अगले हाफ में एक बार। इसीलिए तो उसको अलजेब्रिक समेशन बोला गया ना। उसमें तुम्हें देखना होगा कहाँ तक सबकी डायरेक्शन कंपोनेंट लेने के बाद एक आ रही है। ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा है, यहाँ पहुँचेगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट ऊपर आया, फिर यहाँ पहुँचा तो ऐसे ही होगा जब तक टॉप पे ना पहुँच जाए। उसमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होंगे। तो वाई कंपोनेंट उसके बाद जब टॉप को क्रॉस कर जाएगा तो वाई नीचे आ जाएगा। तो जब तक वाई नीचे नहीं आया ऊपर है तब तक को एक बार इंटीग्रेट करना है। ये तुमने क्या लिखा है दोस्त? तुम्हारा नाम विवान है क्या? देखो याद है, दो लोगों के नाम याद है मुझे, जीत और विवान, और एक और शाश्वत भी याद हो गया।
सबसे नाम पूछा था ना उस दिन। अरे एक दो नाम और याद हुआ था उस दिन मुझे। क्या नाम, कौन है, देखो मैं नाम बोल रहा हूँ मैं। कृषा कोई है क्या? किसी और बैच में होगी। इस बैच में कॉमन नाम वाला कौन था? कोई नहीं, ये है। अच्छा हेम, और तू भी हेम ही है ना? तो अगली बार फोटो लगाना है उसके लिए खूब एकदम खाली फोकस होना चाहिए बोर्ड के ऊपर ही। तेरा नाम क्या है बेटा? अनन्या। तो तुम सरनेम मत चेंज कर लेना कि मुझे टॉपर बनना है, वही वाला नाम रख रहे हैं। मैं उसके चेहरे की उसकी फोटो खींचो फिर ले जाओ, बोलो प्लास्टिक सर्जरी करो, ऐसे ही दिखना चाहिए। लिख लिए? एक ही लेक्चर है तुम्हारा? दो है? कब तक एक एक चलेगा ये? इनका भी दो अब चालू हो जाएगा। अब छुट्टी से आओगे तो चालू हो जाएगा। छुट्टी से आएंगे तो वो तो मैनेजमेंट बताएगा, लेकिन 2 लेक्चर हो जाएंगे कंफर्म। रिसेंट पेपर देखते हुए 2 अलग करना नहीं चाहिए, बैच एक ही रखना चाहिए। मेरे हिसाब से एक ही बैच होना चाहिए। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन ही होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में ये लोग थोड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं ढंग से, और जब इनका बैच अलग हो जाता है ना तो फिर ये होता है कि नीट ही तो है, लेकिन जब साथ में बैठते हैं तो टफ पढ़ के जाओ तो पेपर में मज़ा आता है। चले आगे, हेडिंग बना लीजिए डिफरेंशिएशन। क्या मार्केटिंग वार्केटिंग करवा रहे हो? इंजीनियरिंग करने आए हो, मार्केटिंग करने आए हो? क्या हो गया शाश्वत, बोलो। हाँ, इनके साथ अभी बोलता हूँ शाश्वत बनाओ, शाश्वत इतना फेमस आदमी है। आ जाओ, तुम हो जाओ फेमस तो अच्छा रहेगा, और लोग आएंगे मास्टर क्लास में ना, फेमस हो जाओ। तुम छोटा बच्चा अपने आप को मानते हो क्या? नहीं मानना चाहिए। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? बस अब देखो आधे घंटे बचा है, ढंग से एकदम हिम्मत से काम पढ़ो। आधा घंटा मानो, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है। अरे 1 मिनट में मर जाओगे क्या? नहीं नहीं, कौन है मर रहा है? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? होता क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स, यहां लगाते हैं लिमिट, डेनोमिनेटर 0 को अप्रोच करना चाहिए, और ये लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। ये रिप्रेजेंटेशन है, यही तो पीछे लिखा था ना मैंने, डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ बेटा बोलो। ये एल था, लिमिट बोला था ना मैं। पीछे जो आपने लिखा था वो भी था। कहाँ? वो एल था। एल ही तो है। तो डी वाई बाई डी एक्स, सुनो इधर, अब बोलना मत। डी वाई बाई डी एक्स ये रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको पढ़ते क्या है, सुनो ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं?
किसी कोई गूंगा नहीं बैठेगा, सब बोलेंगे। अब तू अकेले बोल, अरे बोले यार, तो सब लोग बोलो। फिर बोलो। इसको बोलो। हाँ अभी सही बोले। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस, जो डी बाई डी वाई है ना, यही डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, या जो डी बाई डी एक्स यहाँ लिखा है ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो डी अलग है, ऐसा नहीं डी डी काट दिया सर खत्म हो गया। ये dx बहुत स्मॉल वैल्यू को दिखा रहा है और ऊपर का जो d है वो करस्पॉन्डिंग स्मॉल वैल्यू को दिखा रहा है, इसलिए दोनों कट नहीं होते। वो डिटेल में पढ़ोगे तुम, मैथ्स में उतना डिटेल मत जाओ, डी बाई डी को काटते नहीं है, ये याद रखना। नहीं तो तुम ऐसे भी तो काट सकते थे, फिर साइन सी प्लस साइन डी ना बोल दिया ना, वैसे यहाँ भी ना है। तो डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें और क्या होता है यहाँ याद रखना, वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x, dy बाई dx है ना, dy बाई dx, बस इधर सुन लो, मारूंगा अभी। dy बाई dx है ना, तो यहाँ पे y क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। उसका मतलब जब भी y आएगा, y की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x रेज टू 4, y इज इक्वल टू x रेज टू 8। मतलब जब भी y होगा वो किसके फंक्शन में होगा, सबको बोलना पड़ेगा, किसके फंक्शन में होगा, x के फंक्शन में होगा। किसके फंक्शन में होगा, पक्का, x के फंक्शन में होगा। एंड x इज इंडिपेंडेंट फंक्शन। x y के साथ डिपेंड नहीं करेगा, y x के साथ डिपेंड करेगा। जो डिनोमिनेटर होगा इट शुड बी इंडिपेंडेंट, कैसा होना चाहिए, और जो न्यूमरेटर होगा वो डिपेंडेंट होगा डिनोमिनेटर पे। मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू विल चेंज एज पर द डिनोमिनेटर। याद रहेगा, ये रिप्रेजेंट करना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। कुछ सेट ऑफ फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखो। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन पढ़ रहा हूं ना, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहूलियत के लिए इसको मैं कई पार्ट में बांट देता हूं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला जो पार्ट पढ़ते हैं वो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का। किसके लिए पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। और दूसरा पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। और चौथा पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा, तो ये चार अलग अलग पार्ट हैं, इनके अंदर ही कुछ फार्मूले हैं। आज हम पॉलिनोमियल से चालू करेंगे, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहला जो फार्मूला है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ो क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। कितना होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। किसके रिस्पेक्ट में, x y z a b c, किसी के भी रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। जैसे मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू y, 0। 5 कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट नंबर है ना एक। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू x, पाई की वैल्यू 14 नहीं बोलते, 3.14, 3.14। वो कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट, तो कैसा हो जाएगा, 0। याद रहेगा, कोई भी कांस्टेंट है, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्या वैल्यू होगी उसकी, 0। अच्छा, दूसरा फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ो, x with respect to x। ये 1 होता है।
y विथ रिस्पेक्ट टू y भी कितना होगा, z विथ रिस्पेक्ट टू z कितना होगा, a विथ रिस्पेक्ट टू a कितना होगा, t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होगा। मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में कर दिया तो आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसको पढ़ के बताइए ये क्या लिखा है। बढ़िए आधे रोज मतलब x raised to n with respect to x डिफरेंशिएशन ऑफ, सब लोग बोलो, तुम मुस्कुरा अच्छा रहे हो, बोलो यार। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होता है ये फॉर्मूला, n x रेज टू n माइनस 1। क्या होता है, याद रहेगा सबको, nx रेज टू, पक्का याद रहेगा। ठीक, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करते हुए चलते हैं। यहाँ मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिखाते हुए चल रहा हूँ। ये 3 बेसिक फार्मूले हैं। ये सब लिखना है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अगर नहीं लिखना है तो बताओ। आप लिखोगे तो हम लिख पाएंगे। अरे सर खत्म तो करने दो, मैं लिखा दे रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 8 विथ रिस्पेक्ट टू x, 8x रेज टू क्या होगा। अच्छा फटाफट से बोलते रहना, रुकना मत। अब सबको दिख रहा है। 14y रेज टू, क्या बच्चों वाला काम है ना ये, वेरी गुड। चलो एक और कर दो, क्या हो गया, 5y रेज टू, क्या मजे लूंगा मैं इसमें, जीरो नहीं है, y इज नॉट कांस्टेंट। अब देखो यहाँ आके फंस गए ना, तो ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए, जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं, जरा आप देखो कांस्टेंट को छोड़ दो दोनों में, 5y raised to 5 upon n क्या x देखो पहले वाले को छोड़ दो, तो सेकंड और थर्ड में जब आप x को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ जब y को किया तो किसके रिस्पेक्ट में किया। मतलब एक चीज तो क्लियर है, x कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x ओनली एंड y कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ y और x आ गया ना। अगर मैं y रेज टू 5 को डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ क्या चाहिए, यहाँ dy चाहिए। क्या चाहिए, तो dy दिया तो है नहीं, तो जुगाड़ लगाते हैं बच्चों, इंडिया में जुगाड़ से काम हो जाता है। तो यहाँ dy चाहिए, तो मैं dy से मल्टीप्लाई कर दूं और dy से डिवाइड कर दूं, चल जाएगा काम। अब इसको आगे पीछे कर लो, तो d बाई डी वाई ऑफ y रेज टू 5 और dy बाई, अब देखो ये y और ये y है, तो क्या ये बन जाएगा 5y रेज टू 4 और इंटू डी वाई बाई, दिस इज योर आंसर। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है सर, तो कुछ है लिखा रहने दो, जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये डी वी बाई डी टी बन जाएगा एक्सेलरेशन, डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा वेलोसिटी, डी डब्ल्यू बाई डी टी बन जाएगा पावर, बहुत कुछ बन जाएगा, वो फार्मूले के साथ आप देखते रहोगे। अभी के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, इसको बड़े बड़े नाम से लोग डराते हैं, इनसाइड आउट आउटसाइड इन रूल बोलते हैं इसको, इनसाइड आउट आउटसाइड इन। डी एक्स को आउट कर दिया
डी वाई को इन कर दिया, तो इनसाइड आउट आउटसाइड इन। याद क्या क्यों करना है, तुम समझ गए ना क्या करना होता है। ये दोनों सेम सेम होने चाहिए, याद रखना है। दोनों अलग हुए तो कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया। अब जैसे एक और कर दो, बोलो। अब मैं ऐसे लिख दूं क्या, d बाई डी एम ऑफ एक्स रेज टू 8 dx बाई, यही लिखेंगे dx बाई dx। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं अभी, ऐसे उल्टा सीधा करके, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 8 dx बाई dm। तो क्या ये बन गया 8x रेज टू 7 dx बाई dm। आई बात गई समझ में? पक्का? ये 3 बेसिक फार्मूले तुम्हें समझ में आ गए। आइए फार्मूला नंबर 4 देखते हैं। लिख लेना यार, लिखने में क्या ही जा रहा है, 130 के बाद लिखते रहना बैठ के। हाँ नहीं, फोटो फोन बाहर है वीडियो नहीं 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 लिखेंगे नहीं, यही लिखेंगे। अगला रूल है प्रोडक्ट रूल। इसको कहीं कहीं पे यूवी रूल भी बोलते हैं। क्या रूल बोलते हैं? यूवी मतलब क्या होता है, वो ऐसे लिखा होता है d बाई डी एक्स ऑफ यू वी, मतलब 2 होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, वो यूवी रूल। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखने का फार्मूला होता है v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। इतना लिख लो, फिर उसके आगे मैं इसका एग्जांपल कराता हूँ। एक और फार्मूला इसमें है, बस पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। 12-13 फार्मूले होंगे, बाकी प्रैक्टिस जितना तुम चाहोगे मैं उतना करा दूंगा डिफरेंशिएशन में। तुम चाहोगे तो प्रैक्टिस ही कराता रह जाऊंगा मैं। सर इसका एप्लीकेशन जैसे ही स्ट्रेट लाइन मोशन चालू करोगे आपको मिल जाएगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जहाँ भी आएंगी वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। हाँ तुम लौट के आओगे ना तो 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। क्या पढ़ा रहा हूँ अभी? तुम लोग ऐसा तो नहीं करोगे 2 साल बाद मैं अपना नाम भूल जाऊं, मैं कौन था, क्या करता था, मैं पागल होके घूमने लगूं। शाश्वत मुझे नहीं चलेगा ना यार। ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। यहाँ u का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर। y का काम कौन कर रहा है? u का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, v का काम कर रहा है वाई क्यूब। तो uv रूल है, तो क्या लिखोगे? v d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब u, देखो वही लिख रहा हूँ ना, v डी यू बाई डी एक्स प्लस u अब इसको तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, थर्ड वाले फार्मूले से एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x ना। एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x प्लस ये एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रहेगा। इस y क्यूब में अब तुम्हें जुगाड़ वाला काम फिर से करना है। हाँ अब मैं डायरेक्ट एक लाइन लिख सकता हूँ 2xy क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई dx। समझा क्या? समझ आ रहा है? नहीं? इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो। x कॉमन आ गया, y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 2y प्लस
3x dy by dx। सर सेकंड स्टेप में ब्रैकेट में क्या किया? देख बेटा, x और y था, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे तो वो वाला रूल लगाया, dy बाई dy से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, dy बाई dy से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो ये d बाई dy ऑफ y क्यूब बन जाएगा, जो क्या होता है 3y स्क्वायर। तो 3y स्क्वायर और dy बाई dx, ये वाला रूल समझा? लिखो 1-2 सवाल, तुम ट्राई कर लो फिर घर जाओ। अरे क्या बात है, आपको 21 तोपों की सलामी दूंगा मैं, बस तोप है नहीं। तुम लोग अभी पीटे नहीं हो ना, इसलिए तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो। पीटोगे, मैं बहुत मारता हूँ। पीटे नहीं हो। अभी छोटा सोचा तुम लोग छोटे हो, छुट्टियों से लौट के आओ, थोड़ा बड़े हो जाओ तब मारूं 10 दिन के बाद। 7 दिन की है ना, तो वही जब लौट के आओगे, फर्स्ट को आए हो ना लौट के, फर्स्ट को ना 7 दिन कहाँ 8 दिन हो गया ना। अब 3x स्क्वायर y है, क्या करेंगे मैं लिख दे रहा हूँ। 3 को पूरी दुनिया से बाहर कर दो, 3 तो कांस्टेंट नहीं बेटा, जब 3 मल्टीप्लिकेशन में आएगा तब 0 नहीं होगा, अकेले था तब 0 था। रुको ऐसे लिखो तब 3x स्क्वायर। अब तुम समझो 0 क्यों नहीं होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, x स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ 3। सब लोग ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, प्लस 3 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, होगा ना, 3 का कांस्टेंट हो गया, प्लस 3 ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या बना 6x। तो इसको ये इतना लंबा करने से बेहतर है कि कोई कांस्टेंट आ जाए। अगर मैं इसको ऐसे लिखा होता कि 3x स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लिकेशन में है, मैं 3 को हटा देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कांस्टेंट है उसको तुम बाहर निकाल लो, उसको लीग से ही बाहर कर दो, तो क्या वही आंसर मिल जाएगा। तो कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो उसको तुम लीग से बाहर कर देना।